3 भविष्यवाणी आज आपको देने वाली हूँ। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देख सकती हूँ, ये होगा ही होगा। इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाए काफी कंट्रीज में, भूकंप, वॉल्केनो, दरारें पड़ेंगी जमीन में। और क्या क्या हो सकता है? हमें अपने घरों में बंद हो जाना पड़े, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाए, बैंकों में भी किसी ना किसी तरह के हमें इश्यूज आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अच्छा। पैसा कहाँ रखे जनता, मैं तो कह रही हूँ। न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। न्यूक्लियर अटैक के जो चांसेस बनते हैं 2000। लेकिन कोई ऐसे सेक्टर्स है जहां पर हम अच्छा इम्पैक्ट देखने वाले हैं, क्योंकि हम हर चीज वैसी बात कर रहे हैं कि जहां पर नेगेटिव इम्पैक्ट। राहुदेव पॉजिटिव कहां पर? सनातन का झंडा जो है, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार हल्की सी चिंगारी भी लगाई तो भारत आग लगाने में देर नहीं लगाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी साल, क्योंकि ये अगर बहुत ये बड़ा क्लेम होगा आपका, किस लेवल पे जाएगी हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये क्लेम बहुत बड़ा क्लेम होगा। आप देख रहे हो तो कोई और भी देख पाएगा। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की। तो क्या हम इसे यहाँ पर सीख सकते हैं? हमारे व्यूअर्स को आप सिखा सकते हैं? बिल्कुल हम सिखा सकते हैं, बहुत इजी है निकालना। तो आपको क्या करना है, आपका डेट जिस पे आप बॉर्न हुए हो, मंथ, ये सेम रहता है, चेंज नहीं होता। उसके साथ आपको ईयर का नंबर लेना है। जैसे अभी 2026 चल रहा है तो आपको 26 लेना है, पूरा नहीं लेना। प्लस हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा एक और पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट के गेस्ट के बारे में मैं बताऊं उससे पहले आप लोगों को इतना बता देना चाहता हूं कि ये समय थोड़ा टफ हो सकता है। यानी कि 2 अप्रैल से जो शनि और मंगल एक साथ आने वाले हैं, वो आपकी जिंदगी, आपके देश, आपके राज्य, आपके शहर और आपकी दुनिया के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो अगर अच्छे होंगे तो किस वे में होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो किस वे में होंगे, फिलहाल आपको यह समझने के लिए एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को सुनना होगा जिनकी हाल की 2 प्रेडिक्शंस की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। हो सकता है आप लोगों के इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक के रील में भी आपने देखा हो कि ये जो वॉर हम देख रहे हैं, इस वॉर की असली तारीख क्या होगी, वो उन्होंने पहले ही बता दी थी। और दूसरा कि वर्ल्ड कप इस साल जो हुआ उसकी विजेता इंडिया होगी या नहीं होगी। बहुत सारे लोग इस पर ट्रोल हुए, लेकिन उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही गई थी। तो 28 फरवरी से लेके 3 मार्च के बीच में कोई भी युद्ध हो सकता है, कोई एयरप्लेन क्रैश दोबारा से हो सकता है। इसीलिए जब मैंने प्रेडिक्शन करी थी तो मैंने बोला था कि 13 मार्च तक कोई ना कोई एयरप्लेन क्रैश होगा। मुझे बड़ा ही दुख है कि मेरी भविष्यवाणी सच हुई, लेकिन वेद व्यास जी ने भी शगुन पुराण में मेंशन किया है कि जब 2 ग्रहण एक साथ पड़ते, क्योंकि महाभारत कालीन में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, तो बड़ा युद्ध होता है। यानी कि युद्ध यहाँ नहीं खत्म होगा। अब आज हमारे साथ स्टूडियो में वो हैं, उनका नाम है एस्ट्रोलॉजर साधना गुलाटी जी। तो मैं उनसे और डिटेल में बात करूंगा, बहुत सारी चीजों को समझूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं उनको वेलकम करता हूं। सो आई वेलकम यू। थैंक यू एंड आई कांग्रेट्स यू कि आपकी 2 भविष्यवाणी रिसेंटली, जिनको मैं जानता हूं, ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट 2 का मैं सबसे ज्यादा जिक्र कर रहा हूं कि ये बिल्कुल सटीक बैठी। और यही वजह है कि मैं और आप आमने सामने बैठे हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजों को समझना है। राइट। स्टार्ट करते हैं। जो अभी रिसेंट एक इवेंट है, 2 अप्रैल से शनि और मंगल एक साथ आए हैं, इतना मैंने सुना, लेकिन ये अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं हमारे लिए, दुनिया के लिए, ये आप बताइए। जी, इससे पहले हम ऑडियंस को थोड़ा सा मेरे बारे में बता देते हैं। जय सिया राम एवरीवन, मैं साधन गुलाटी, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको लक्ष्मीवान बनना है तो माँ सरस्वती के पीछे भागिए, माँ लक्ष्मी अपने आप आएगी। तो मैं सरस्वती पुत्री साधन गुलाटी आप सबका वेलकम करती हूँ डिजिटल जॉकी में। और आज के पॉडकास्ट को आप लोग अपनी लाइफ का रिमेम्बरेंस पॉडकास्ट रखने वाले हो, क्योंकि आज मैं आपको सिखाकर भी जरूर जाऊंगी कि आप अपनी जिंदगी खुद से कैसे बदल सकते हो। ये सबसे अच्छा होगा कि लोग सीख लें कि अपनी लाइफ को सेट कैसे करना है, तो बहुत सारे चक्कर हमारे बच जाएंगे। राइट। थैंक यू फॉर दिस। सो हम बात कर रहे थे कि आप बात कर रहे थे मंगल और शनि का जो ट्रांजिट होने वाला है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 2026 की शुरुआत ही हुई कि एक राजा दूसरे राजा के मुल्क को रात में उनके कमरे से उठा के ले जाता है। बिल्कुल। दिस इज द बिगनिंग ऑफ 2026। तो आगाज ऐसा हुआ है, तो अंजाम कैसा होगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये सूर्य का साल नहीं है, ये राहु का साल है। विक्रम संवत 2083, और आप इस साल में राहु की एनर्जीज को ही फील करोगे। अच्छा। आपको बिल्कुल भी सूर्य की एनर्जीज फील नहीं होंगी, क्योंकि हमारा विक्रम संवत जो है, इसी से पता चलता है कि साल किसका है। ठीक है। आप क्यों हम सूर्य का साल नहीं मान रहे? क्योंकि आप यहीं से पंचांग बनती है, कब कौन सा त्योहार आएगा, ये हमारे संवत से डिसाइड होता है। ठीक है। क्योंकि हर साल दिवाली अलग, राखी अलग, तो ये संवत से ही पता चलता है। तो आप 2026 को काउंट ना करके 2083 को काउंट करके 4 नंबर और राहु का साल करें। राइट। ओके। काल भैरव की एनर्जीज इस साल हाई रहने वाली है। अब काल भैरव के नाम से पता चलता है कि तांडव रहेगा साल भर। राइट।
अब इससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि 2020 में हम बोलते हैं राहु का साल था, कोविड आया था, लेकिन कोविड में सबसे ज्यादा डेथ कौन से साल में हुई थी? 2021। आपको पता है उस संवत का जो नाम था वो था राक्षस। अच्छा। इस संवत का नाम है रौद्र। सो नाम से ही पता चल रहा है कि रौद्र मतलब रुद्र रूप महादेव का। जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तब होता है कि रुद्र रूप, प्रलय आती है, तांडव होता है। तो ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। 19 मार्च से आप देखोगे क्या नहीं हम देख रहे। अभी हमने देखा कि ईरान इजराइल की जो वॉर है, ईरान जो बिल्कुल वीक कंट्री मानी जाती है, आज अमेरिका जैसी सुपर पावर का मुकाबला कर रही है। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में तो ये भी हम देख सकते हैं जब यूरेनस का ट्रांजिट होगा। अब यूरेनस प्लैनेट को हम वैसे एस्ट्रोलॉजी में नहीं लेते, बट यूरेनस इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट और इजीली ट्रांजिट नहीं करते। तो अब वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल के बाद हम डेफिनेटली कि जेमिनाई राशि में ट्रांजिट करेंगे, और जेमिनाई राशि हमारी कम्युनिकेशन की राशि है। अच्छा। तो हम इंटरनेट बंद हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए काफी कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में हमको ये देखने को मिल सकता है। ये इम्पैक्ट 24 अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप यूरेनस का जो ट्रांजिट कह रहे हैं वो। जी। ओके। और क्या क्या हो सकता है? ये अभी मंगल और शनि की युति होगी। किसी की कुंडली में भी अगर मंगल और शनि साथ में हो तो हम देखते हैं कि वहां पर अर्थक्वेक योग बनता है, यानी कि उनके रिश्ते हिलते डुलते रहेंगे। नॉट ओनली विद स्पाउस, कि हर एक के साथ उनकी मिसकम्युनिकेशन रहती है, बनती नहीं है लोगों से। कब तक रहने वाला है ये मंगल और शनि का? ये 2 अप्रैल को शुरू होगा और 11 मई तक ये चलने वाला है। और इनकी ज्यादा जो क्लोज कंजंक्शन रहेगी, मतलब उन डेट्स पर हमको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और तब तक क्या होगा कि सूर्य भी अपनी उच्च की राशि में जा चुके होंगे। अच्छा। तो 14 अप्रैल से लेके आप लगा लो अप्रैल के एंड तक काफी, मैं ये 3 भविष्यवाणी आज आपको देने वाली हूँ। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देख सकती हूँ, ये होगा ही होगा। कौन कौन सी? पॉलिटिक्स में, ठीक है, कोई बड़ा पर्सन दुनिया को छोड़ के चला जाए, जैसे अभी हमने अजीत पवार जी को देखा जी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई मतलब क्यों, क्योंकि देखो केतु भी इस टाइम मघा नक्षत्र में गए हैं। मघा नक्षत्र का मतलब यही है कि कोई ऊंची गद्दी पे बैठा हुआ पर्सन जो है उससे रिलेटेड इशू, मतलब कोई पॉलिटिक्स में जो ऑलरेडी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथन है, मैं किसी नए पर्सन की बात नहीं कर रही, उसको रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी। जिसका दबदबा है, जिसकी पहचान है, वो ऐसा नेता होगा जो लोग जानते हैं। राइट। कोई छोड़कर चला जाए इस दुनिया को या खुद से रिजाइन कर दे, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भूकंप जैसी चीजें, वॉल्केनो, दरारें पड़ेंगी जमीन में, और भूकंप, वॉल्केनो, ये हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाली है, जैसे मैं अभी भी बोल रही थी कि ऐसा ना हो कि इंटरनेट इशू हो जाए। अच्छा। और लॉकडाउन जैसी स्थितियां, क्योंकि ये बात मैंने फरवरी में एक पॉडकास्ट में ऑलरेडी बताया था कि अप्रैल के महीने में या फिर मार्च के एंड में हमें लॉकडाउन जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। और मार्च में ही हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि कोविड जैसी सिचुएशंस के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल। सो ये तो एक उन्होंने सिग्नल दिया हमें। तो ऐसा भी रह सकता है कि हमें अपने घरों में बंद हो जाना पड़े, यातायात के साधन कम हो जाए, ऑयल के प्राइसेस इतने बढ़ जाएं कि हम अपने व्हीकल्स को यूज ना कर पाए, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो जाए। मतलब एनर्जी लॉकडाउन ये हमको देखने को मिलेगा, और इन डेट्स पे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी मंगल और शनि की युति होती है, मंगल की राशि में शनि नीच के हो जाते हैं और शनि की राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर मंगल स्ट्रांग रहने वाले हैं, और मंगल तो है ही उग्र प्लैनेट। फायर इंसिडेंट्स, ये सब, आग के गोले बरसे और ज्यादा। यानी कि ये वो जो वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये शांत नहीं होगी अगले 2 महीने, यानी कि अप्रैल और मई? बिल्कुल नहीं, 14 मई तक तो ये शांत कहीं से नहीं होगी। अच्छा। 14 मई के बाद स्थितियां थोड़ी बेटर होंगी। वैसे भी जून में जब गुरु जाएंगे अपनी उच्च की राशि में, तभी मुझे लगता है थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जून का महीना या जुलाई का महीना फिर भी थोड़ा स्टेबल रहने वाला। अगस्त में फिर आप देखो 2 ग्रहण आ रहे हैं। अच्छा। और पिछले वाला ग्रहण तो मान्य भी नहीं था, ये वाला ग्रहण तो भारत में भी है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा साल अगर कुल मिलाकर देखा जाए, बीच में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन बाकी सब टाइम बहुत चैलेंजिंग होगा सबके लिए, कंट्री लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, और एक इंडिविजुअल के लेवल पर भी। बिल्कुल। डॉलर के रेट, डॉलर और ऊपर जाएगा, 95 टच कर चुका है। रुपया जो है और डाउन होता जाएगा। तो इकोनॉमिकल हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे इस वॉर में, लेकिन इनडायरेक्टली हमारी करेंसी गिरेगी। और ये जो गोल्ड प्राइसेस, मतलब पूरी आम जनता, आपके ऊपर और मेरे ऊपर, हम आम जनता वालों पे तो इसका पूरा असर आने वाला है, और हम इन्फ्लेशन की वजह से इस वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, आपने गोल्ड का भी बीच में जिक्र किया। गोल्ड खुद में एक पूरा टॉपिक है। गोल्ड के बारे में लगातार ये कहा गया, जब 2026 आया तो लोगों ने कहा कि इस साल गोल्ड बहुत अच्छा जाएगा, 2.5 लाख टच कर देगा, 3 लाख टच कर देगा। बट ये गया तो 180 के आसपास, 170 के आसपास गया, और वापस नीचे रिवर्सल गियर ले रहा है। कहते हैं कि जब भी वॉर होती है तो गोल्ड बढ़ता है, महंगा होता है, लेकिन इस बार सस्ता हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
बहुत सारी कंट्रीज अपने गोल्ड जो है सेल कर रही हैं। सबसे पहली चीज तो दुबई को हब कहा जाता है गोल्ड का। दुबई ने अपने गोल्ड को सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड जो है ये नीचे गया है, लेकिन ये एक टेम्पररी शिफ्ट है। अच्छा। ये एक छलावा है। गोल्ड इस साल नीचे नहीं जाने वाला। अप्रैल के एंड में नहीं तो जून में हम गोल्ड के प्राइसेस हाई होते हुए देखेंगे ही देखेंगे। गोल्ड इज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग भी गोल्ड सेल करने का सोच रहे हो कि रेट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग डरे हुए भी हैं कि गोल्ड लाख रुपए चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। गोल्ड इस साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस जिसका मेटल का जाने वाला है वो गोल्ड है और कॉपर है। कॉपर को भी हम रेड गोल्ड समझ सकते हैं। इन दोनों के रेट्स काफी अच्छे खासे आसमान को छूने वाले हैं। जैसे कुछ लोगों ने ये कहा कि गोल्ड जो था वो 2025 का मेटल था और 2026 के अंदर कॉपर, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, वो इस साल का मेटल है। तो आप क्या ये सजेस्ट करोगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से बेटर होगा कि कॉपर में चले जाओ? बिल्कुल। सी कॉपर इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट जो आप अगर आप इसी कॉपर के इंडस्ट्री में हो तब तो अलग बात है, आप यूज कर सकते हो उसको, लेकिन अदरवाइज आप उसके शेयर्स वगैरह ले सकते हो। अगर आपको फिजिकल फॉर्म में लेना है तो गोल्ड इज दी बेस्ट, क्योंकि बैंकों में भी किसी ना किसी तरह के हमें इश्यूज आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अच्छा। बिल्कुल। आप बड़े बड़े बैंक्स के नाम आप आते हुए सुनोगे, पॉलिसीज चेंज कर दी, आप बैंक में इतना बैलेंस मेंटेन करोगे नहीं तो आपको पैसे फ्रीज कर देंगे। बैंकिंग सेक्टर में भी इशू देखने को मिलने वाला है। तो पैसा कहाँ रखे जनता? मैं तो कह रही हूँ गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, बेस्ट है। और फिजिकली उसको गोल्ड खरीद के अपने पास रख लो। सिल्वर की क्या कंडीशन है? सिल्वर इज बेटर? सिल्वर भी ठीक ठाक जाएगा, ज्यादा नुकसान सिल्वर में भी नहीं होने वाला, लेकिन गोल्ड और कॉपर ये दोनों इस साल के हाईएस्ट सेलिंग मेटल्स रहने वाले हैं। तो आप हाईली सजेस्ट करोगे कि गोल्ड खरीद कर रख लें। अच्छा, मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर चल रही है, एक बार मैं इसको और डिस्कस कर लेता हूँ, ये कब खत्म होगी? क्या इस साल में खत्म हो जाएगी? गल्फ कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो जैसे दुबई है या फिर कतार है ना, ये तो बेचारे बेकार में ही फंस गए हैं इस वॉर में। सो अगर मैं इन दोनों की कुंडली देखती हूँ, क्योंकि दुबई का मुझे भी कभी सोचा भी नहीं था कि दुबई जैसी कंट्री में ऐसा कुछ होगा, और दुबई ने कितना पीसफुली हैंडल करा है, जस्ट लाइक इंडिया। तो दुबई की अगर हम बात करें तो कुंडली भी जब मैंने दुबई की देखी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडली बनती है दुबई की। अच्छा। तो दुबई को ज्यादा नुकसान होने नहीं वाला और दुबई बहुत जल्द इस चीज से बाहर भी आ जाएगा। लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल में तो वॉर रहेगी। जैसे जून जुलाई में हो सकता है शांत हो जाए, उसके बाद फिर से अगस्त में जो है ये वॉर जो है ये भयानक रूप ले ले। यानी कि पूरे साल, क्योंकि जब तक ये वॉर चलेगी तब तक शांति दुनिया में नहीं आने वाली है। कहीं इन्फ्लेशन होगा, कहीं पर कोई और प्रॉब्लम आएगी। इनडायरेक्टली तो सभी इसमें रहेंगे। यानी कि पूरा साल मुश्किल भरा रहेगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं देखूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है, न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। क्या आपको न्यूक्लियर अटैक की संभावनाएं लगती हैं एस्ट्रोलॉजिकली? नहीं, न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, मुझे नहीं लगता न्यूक्लियर अटैक इस साल हो सकता है। न्यूक्लियर अटैक के जो चांसेस बनते हैं 2028। अच्छा जी। ऐसा क्यों? कोई खास इसके लिए ग्राउंड? 2028 या 2029 इन टाइम में होगा, जब शनि जो हैं ये अपनी नीच की राशि में जाएंगे, तब अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि वो मंगल की राशि में जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया वहां पे नीच के हो जाते हैं। उस टाइम पीरियड में हो सकता है, अभी नहीं होगा ये। ओके। और क्या ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में होगा? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 भी अभी तक लोग जानना चाहते हैं कि होगा भी या नहीं होगा। एक तरह से वर्ल्ड वॉर ही है, क्योंकि सारा तो वर्ल्ड इम्पैक्ट हो ही रहा है। एक तरह से वर्ल्ड वॉर ही है, लेकिन वो जो न्यूक्लियर अटैक वाली आप बात कर रहे हो जी, वो इस साल नहीं होगी। इस साल नहीं है, तो यानी कि ये राहत की खबर जरूर है कि आप ये ना डरें कि वर्ल्ड, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक जब होता है तो सिर्फ एक कंट्री उस पर इम्पैक्ट नहीं आता, उसका एक बहुत बड़े रीजन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। वेल, अगर मैं बात करूं इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी सेक्टर की मैं बात करूं। आपने दुबई का जिक्र किया तो मैं पहले रियल एस्टेट का जिक्र कर लेता हूं। रियल एस्टेट मार्केट को लेकर लोग बहुत ज़्यादा भी कंफ्यूजन में है कि करना भी चाहिए इन्वेस्ट या नहीं। खासकर दुबई में जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। रियल एस्टेट राइज करेगा वापस? बिल्कुल। मैंने ये बात लास्ट एक पॉडकास्ट में भी बोली थी, मतलब 2024 में एक पॉडकास्ट में बोल दी थी कि अगर सोना लेना है तो 2026, और अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो 2027। अच्छा। तो 2026 के एंड में जाकर प्रॉपर्टीज के रेट थोड़े बेटर होते हुए नजर आएंगे। अभी तो आपको देखिएगा कि प्रॉपर्टीज भी सारी डाउन हो जाएंगी। मर्क्यूरी 12 अप्रैल को वैसे भी अपनी नीच की राशि में जाने वाले हैं। अच्छा। सो आप देखोगे स्टॉक मार्केट बिल्कुल डाउन चला जाएगा। जितनी भी लैंड रिलेटेड चीजें हैं वहां पर भी हमें एक डाउनफॉल अभी और देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशंस में इशू होंगे, लोगों के जॉब्स से ले ऑफ होंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो नामची कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वो कोलैप्स हो जाए, ऐसा हमको 12 अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन कोई ऐसे सेक्टर्स है जहां पर हम अच्छा इंपैक्ट देखने वाले हैं? क्योंकि हम हर चीज वैसी बात कर रहे हैं कि जहां पर नेगेटिव इंपैक्ट। राहु देव। पॉजिटिव कहां पर है? राहु से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स है, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ करेक्ट, पॉडकास्ट एंड ऑनलाइन बिजनेसेस, ओके, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में आपको
और ज़्यादा तरक्की होती हुई नज़र आएगी। इनफैक्ट इन मेडिसिन इंडस्ट्री कोई ऐसी बीमारी जिसकी अभी तक मेडिसिन नहीं निकली थी वो निकल जाए। स्पेस सेक्टर्स में हमें बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये सेक्टर्स आपको ग्रो करते हुए नजर आएंगे। इवन कॉपर से रिलेटेड सेक्टर्स में भी अच्छा देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी मंगल से रिलेटेड सेक्टर्स हैं या फिर राहु से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनमें अच्छा देखने को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगा। स्पोर्ट्स में हम अच्छा देख पाएंगे, जैसे अभी भारत T20 जीता ही है जी, बिल्कुल। सो इन सब चीजों में हमें अच्छा भी देखने को मिलेगा। यानी कि मिक्स है, कहीं पर अच्छा कहीं पर बुरा। राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अभी आने वाले समय में काफी ज्यादा इशू होगा, क्योंकि इस साल क्लाइमेट बहुत उथल पुथल होगी। मतलब जब हम एक्सपेक्ट करेंगे रेन्स हो जाएं तब तो होंगी नहीं। और जब अनएक्सपेक्टेड होगा तो बारिशें, बिन मौसम बरसात इस जैसे अभी हो भी रही है। अभी हाल में आज हम 1 अप्रैल को हम बैठे हुए हैं और राजस्थान में अभी बारिश का सीजन नहीं है, बट स्टिल लगातार लास्ट 1 वीक से वहां पर बारिश हो रही है। तो आप ये कह रहे हो कि बिन मौसम बारिश होगी और इससे कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर बड़ा असर होगा। तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बिल्कुल जी, मतलब ये साल हमें फूड की अहमियत सिखा के जाएगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते आए हैं ना कि खाना पचाओ मत, खाना जितना चाहिए उतना खाओ, बिल्कुल ये साल हमें सिखा कर जाएगा। वैसे भी केतु मघा नक्षत्र में है जी, तो मघा नक्षत्र का मतलब ही होता है हमारे पूर्वजों की तरफ हम जाएंगे, यानी कि जो हमें संस्कार हैं, हमारा जो सनातन है, हमारा जो कल्चर है, इसकी तरफ बहुत लोग जाएंगे और मंत्रों में और इन सब चीजों में बहुत बिलीव करेंगे। सनातन का झंडा जो है ये और ध्वज लहराएगा। हाँ, जब दुख का समय आता है, परेशानी का समय आता है, इंसान वैसे भी भगवान की तरफ चलना शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो दिस इज द हाई टाइम। ओके, राशियों के हिसाब से हम समझ सकते हैं क्या, क्योंकि आम आदमी जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है अपनी राशि से कि मेरे ऊपर इसका क्या असर होगा। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं महंगाई का असर उसके ऊपर हो रहा है। कुछ राशियां ऐसी जिनके ऊपर जन को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये 3 राशियां डूबने वाली हैं 2026 में। डूबने वाली हैं धन में, पैसे में, वैभवता में, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांजिट होने वाला है जुपिटर का। अपनी उच्च की राशि में गुरु जाएंगे और ये 3 राशियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। बस इनको अपनी फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है और रिलेशनशिप सेक्टर में इनको बहुत इश्यूज देखने को मिलेंगे। अदरवाइज मनी टर्म्स में ये ग्रो करेंगे। जैसे 3 की राशियां हैं टॉरस, लिब्रा और एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि का तो वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि राहु लगन में ही बैठे हुए हैं, तो इनका दिमाग बहुत चल रहा है और स्किल्स से पैसा कमा रहे हैं। एक्वेरियस राशि वाले मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं कि कितनी स्किल्स आपने गेन करी है। इस साल इन्होंने बहुत स्किल्स भी गेन करी होंगी और हो सकता है कि घर बैठे बैठे इतना पैसा कमा रहे हो जितना इन्होंने वर्क प्लेस पे जाके भी नहीं कमाया होगा। बट मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूं तो मैं कमेंट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि एक्वेरियस मेरी भी है। अच्छा, ओके, मेरी भी है। सो इट्स दैट्स गुड। तो फिर हम दोनों ही बहुत अच्छा करने वाले हैं और कर रहे हैं ऑलरेडी। राइट, सो इट्स गुड। अच्छा, यानी कि आप टॉरस आपने बताया, आपने लिब्रा बताया और आपने एक्वेरियस बताया कि इनके लिए बहुत शानदार समय है और ये बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। जी, इस समय को और शानदार बनाने के लिए इनको एक उपाय दे रही हूँ। जैसे मैंने बोला कि राहु इनके लिए बड़ा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन राहु ना अनसडन चीजें देता है। तो इनको क्या करना है, डेली कोशिश करें कि डॉग्स को फीड कर दे, क्योंकि राहु जो है ये भैरव जी की सवारी होती है। बिल्कुल, ठीक है, तो डॉग्स को जितना ज्यादा फीड करेंगे, पनीर खिलाइए, दूध पिलाइए, जितना ज्यादा फीड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, और ये आपने अच्छा तो बता दिया, लेकिन किसको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट किसके लिए? बिल्कुल, 3 राशियों को ना हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज रहेंगे इस साल। हेल्थ, इमोशनल इम्बैलेंसेस, डिप्रेशन, प्रॉब्लम इतनी होगी नहीं जितना ये अपने दिमाग में बना लेंगे। सो इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। दैट इज कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस राशि का तो वैसे भी बैंड बजा हुआ है जब से शनि वहां पे आए हैं। मेला लगता जा रहा है, प्लैनेट्स का 2-2, 3-3, 5-5 ग्रह एक साथ आ रहे हैं। तो पाइसेस राशि वाले तो ऑलरेडी इस चीज से मतलब जरूर कमेंट करके भी हम लोगों को बताएंगे कि भाई ऑलरेडी नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत ज्यादा है और हेल्थ, रिलेशनशिप, सारे सेक्टर्स अफेक्ट हुए हैं, फंसे हुए से महसूस कर रहे होंगे। जी 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 जी। तो इनके लिए एक गोल्डन रामबाण उपाय है, प्लीज। एक गोल्डन सी स्टोन पर्ल आता है, इनको वो धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ये पर्ल जो होता है ये जुपिटर और मून, सन, तीनों प्लैनेट्स की पावर को एनहांस करता है और ये तीनों योग कारक प्लैनेट्स हैं इन तीनों राशियों के लिए। दे कैन डू दिस। और रात को सोने से पहले अपने बेड की साइड पे एक पानी का ग्लास रख के सोएं, क्योंकि इनको थॉट्स बहुत ज्यादा आएंगे, और सुबह उठ के उस पानी को फ्लश कर दें। अच्छा, तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ है या नहीं है। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग अप्रैल में बैठे हुए हैं और लास्ट ईयर के अप्रैल और मई को हम याद करें तो हमें याद आता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इस बार जब ये वॉर शुरू हुई मिडिल ईस्ट में, तो लोगों का सवाल ये भी शुरू हुआ कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी, क्या ये आपको दिखता है? साल के बिगनिंग में ही मुझे ऐसे लग रहा था कि पीओके इस साल भारत के पास आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। और ऐसा हमें देखने को मिल भी सकता है। 17 अप्रैल से 7 मई, जो मैं ऑलरेडी बोल रही थी कि इट्स अ टफ टाइम, इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल उथल पुथल तो होगी।
और मुझे ऐसे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार हल्की सी चिंगारी भी लगाई तो भारत आग लगाने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारी मंगल की दशा चल रही है, मंगल में राहु में गुरु का ट्रांजिट है। सो अब तो हम नहीं दबने वाले किसी से, और कोई बड़ी बात नहीं है कि इसी साल पीओके हमारे पास आ जाए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा क्लेम होगा आपका अगर ऐसा हो गया तो फिर जी। मतलब रील किस लेवल पे जाएगी हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये क्लेम बहुत बड़ा क्लेम होगा। मैं वैसे चाहती नहीं हूँ ऐसा हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं ऐसा जो वो भारत को दे सके। ठीक है, और पाकिस्तानीज इंडियाज में आ जाएंगे और मुस्लिम इस्लाम यहाँ पे बढ़ जाएगा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन प्लानिटरी कंडीशंस ऐसी हैं 17 अप्रैल से लेके 6 मई, नहीं तो साल के एंड में जब दूसरा ग्रहण लगेगा अक्टूबर नवंबर के आसपास, पाकिस्तान से कोई ना कोई इशू भारत का होता हुआ दिखता है। नहीं तो बीजेपी सरकार का ही आपस में जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है ये भी बढ़ेगा। ओके, यानी कि पार्टी के अंदर टूट जैसी स्थिति बन सकती है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, जैसे आप सुन भी रहे होंगे कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैसे तो पीएम मोदी को कोई हिला नहीं सकता, बीजेपी गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, पर मोदी जी के इंटरनली जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, कोई अंदर ही पर्सन ऐसा हो जो दुश्मनी निकाल दे, या मोदी जी की खुद की हेल्थ खराब हो जाए, ऐसा भी आपको अप्रैल और मई के महीने में होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि मोदी जी जो हैं ये, इनके पास वैसे ही बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजी की टीम है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऑलरेडी इनके लिए पूजा, कामाख्या में इनकी बहुत पूजा होती है मोदी जी की। सो हो सकता है ऐसा कुछ ना हो, मैं भी चाहती हूँ मेरी ये प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए, पर इनर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च की राशि में होंगे तो बहुत सारे पर्देफाश होंगे, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की स्कैम्स निकलेंगे बाहर, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हो सकता है उनकी टैक्स की रेट पड़ जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ हो सकता है, कोई नया उभरता हुआ पॉलिटिशियन आए और वो उसकी बहुत चर्चा हो, ऐसा भी देखने को मिलेगा। अच्छा, जब आपने पॉलिटिक्स की बात की है तो बंगाल चुनाव की हम बात कर लेते हैं। बंगाल के अंदर आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी क्या सीएम बन रही है दोबारा? ममता बनर्जी की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो उनकी ना शनि की दशा चल रही थी, शनि उच्च के हैं जो 7वें घर में बैठे हुए हैं, जो जनता का होता है। 2007 या 8 से अगर मैं देखो कि 19 साल की दशा होती है, 2007 या 8 से ममता बनर्जी राइज करना स्टार्ट करी है, लेकिन अब उनकी ये दशा समाप्त हो रही है। शनि के बाद आती है बुध की दशा, और बुध उनकी कुंडली में बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ममता बनर्जी बनने वाली है सीएम, क्योंकि वैसे भी जब केतु महागा नक्षत्र में होते हैं तो कोई पुराने पॉलिटिक्स वाला दोबारा आ नहीं पाता। और फिर उसको और ज्यादा देखने के लिए मैंने टीएमसी की कुंडली देखी, तो टीएमसी की कुंडली में भी दशा छिद्र हो रही है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी दोबारा बन पाएंगी। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी जो है उनका वहां पे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि राज चलता है, तो हो सकता है कुछ किसी ना किसी डिप्लोमेसी से या चीटिंग से, मतलब बहुत टफ फाइट रहने वाली है बीजेपी के साथ इस बार। कुछ ही बहुमत से वो जीते तो जीते, बट अदरवाइज तो ग्रह स्थितियां तो नहीं बता रही कि वो जीत पाएंगे। दौर मुश्किल होगा, अगर जीत गई तो जीत गई, अदरवाइज आपको ये लगता भी है कि नहीं जीत भी सकती हैं। वेल, आईपीएल चल रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़े व्यूअरशिप इस वक्त आपको देख रही होगी जो आईपीएल के बारे में जानना चाहेगी, आईपीएल को समझना चाहेगी कि किस तरफ जा रहा है, क्योंकि इसे कई पर्सपेक्टिव में लोग देश के अंदर देखते हैं। राइट। आईपीएल के बारे में आपको क्या कहना है, किसका पल्ला भारी है इस बार, कौन सी टीम अच्छी है? देखो उसमें तो बड़ा इजी था देखना T20 में मुझे कि भारत जीतने वाला है स्पोर्ट्स की वजह से, पर ये तो भारत की है सारी टीम्स, तो यहाँ पे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की टीम है, तो जीतेगा कौन ये तो मैं लेटर ऑन ही बता पाऊंगी। लेकिन 4 जो स्टेट्स प्लेऑफ में जा सकती हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है इसमें, तो मैं सबकी थोड़ी थोड़ी डेट ऑफ बर्थ पे वर्क कर आई हूँ कि किसका क्या वार्षिक राशिफल आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टीम मुझे जाती हुई दिखती है जैसे आरसीबी बेंगलोर है जो लास्ट ईयर जीती थी, ठीक है, इस साल तो समझ लो पत्ता कट है, मे बी 4 प्लेऑफ्स में चले जाएं, लेकिन जीतते हुए मुझे नहीं दिखते इस बार। वो इस बार बेंगलोर नहीं जीतने वाला, नहीं बिल्कुल नहीं। विराट कोहली ऑल्दो बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन बेंगलोर लास्ट 4 में चली जाए तो भी बड़ी बात है, लेकिन जीतता हुआ तो मुझे नहीं दिखता इस बार। ठीक है, बेंगलोर को हम नो कर देते हैं जी। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को मैं इसके फैंस को बहुत साल से वेट है, क्योंकि ये साल दर साल और लुढ़कती हुई जा रही है। अच्छा देखो, मुझे तो लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन था इनका, चेन्नई सुपर किंग्स का। जी। ओके, सो मुझे क्या इनका रहा है पास्ट मुझे नहीं पता, मैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन है ऋतुराज जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी नहीं है अगर मैं बात करूं तो, और समय भी अभी अच्छा नहीं चल रहा। चेन्नई सुपर किंग्स ऑल्दो येलो कलर इनकी ड्रेस है जो इनको थोड़ा सा लक देगा, शायद ये 4 प्लेऑफ्स में चले जाएं, पर इनको भी मैं जीतते हुए नहीं देखती, क्योंकि जो कैप्टन है उनका वार्षिक जो राशिफल आ रहा है वो जुपिटर का है, और जुपिटर उनकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत अच्छे प्लेस नहीं है।
ओके, सो आई कैन नॉट सी दैट। देन बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस को मैं पक्का 4 में तो देख रही हूँ। ओके, हार्दिक पांड्या का नो डाउट अच्छा टाइम चल रहा है, हम्म, और कैप्टन की कुंडली की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी दशा भी इनकी काफी अच्छी चल रही है। 9 नंबर की इनका वार्षिक राशिफल आ रहा है, जो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा होता है। तो ये 4 में तो जाने वाले हैं, बट जीतने के लिए बहुत तो स्ट्रांग नहीं है। यानी कि बट मुंबई इंडियंस लास्ट 4 प्लेऑफ्स प्लेऑफ में में है। जाएगी। हाँ, जी जी जी, हो सकता है कि लास्ट सेमीफाइनल्स में भी चले जाएं, ठीक है, लेकिन विन तो नहीं हो पाएगा जहां तक मुझे दिख रहा है। बाकी जब लास्ट के डेज आएंगे तब मैं और ओके, प्रश्न कुंडली बनाकर चेक करूंगी। ठीक अभी है, तो मैंने सिर्फ कैप्टन की कुंडली को देखा है, ओके, डीओबीस को देखा है इनकी। ओके, देन कम्स पंजाब किंग्स। बहुत पोटेंशियल है पंजाब किंग्स में। अच्छा, जी, विनर बनने के पोटेंशियल है। श्रेयस अय्यर का बहुत अच्छा समय चल रहा है। श्रेयस अय्यर में इतना पोटेंशियल है, जब मैंने इनकी कुंडली देखी और मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ देखी, सेम जैसी विराट कोहली जैसी कुंडली है। मतलब वो इंडियन कैप्टन बन जाएं, मेरी यही मनोकामना है। बहुत स्ट्रांग कुंडली है इनकी। 6 और 5 का कॉम्बिनेशन जो कोहली का था। अच्छा, बस श्रेयस अय्यर तक कोई हमारा ये मैसेज पहुंचा दें कि वो अपना थोड़ा नेम बैलेंस कर ले। सिर्फ ओके, नेम जो वाइब्रेशन है उनकी वो खराब है। जैसे विराट कोहली जो है, मूलांक 5 भाग्यांक 6 और नेम भी 5 पे जाता है, ठीक है, राजयोग बनता है उनके नेम से। ओके, श्रेयस अय्यर का नेम काफी ज्यादा इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से वो कैप्टन नहीं बन पा रहे। लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ, मतलब वो टीम के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और मुंबई इंडियंस फाइनल्स में जा सकती है। ठीक है, मुंबई इंडियंस हमारी फाइनल में जा सकती है। पंजाब के बारे में आपने कहा कि इनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है और जी पंजाब विनर भी हो सकती है। हम जी। देखें इस बार पंजाब को विनर होते हुए। ठीक है, इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की बात करते जी, हैं। कुछ कंट्रोवर्सी होते हुए मुझे दिखती है, कुछ लोग इनको अपोज करें, कोई इनका प्लेयर्स के बीच में कोई इश्यू हो जाए, ऐसा देखने को मिल सकता है। बट फिर ओके, भी टीम अच्छा करेगी, और 4 प्लेऑफ्स में, जो लास्ट 4 प्लेऑफ्स है उसमें मैं सनराइज हैदराबाद को भी देखती हूँ। ओके, यानी कि आपने प्लेऑफ की जो बात की है उसमें मुंबई, पंजाब, हैदराबाद, अभी तक 3 टीम्स आपने बोली हैं। जी। ओके, दिल्ली कैपिटल्स हम्म, अगेन सबसे हाई पोटेंशियल रखते हैं ये। ओके, अक्षर पटेल का सबसे अच्छा समय चल रहा है। मतलब ये साल अक्षर पटेल जो है ये अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। और मुलांग 2 भाग्यांक 8 और 2 मुलांग भाग्यांक बहुत स्ट्रगलिंग है, लेकिन दशा भी इनकी 2 नंबर की आ रही है। मतलब हमारे मुलांग भाग्यांक का जो हमारा साल अगर वार्षिक राशिफल आ जाए जी, तो वो साल हमारा बेस्ट ईयर होता है। जैसे हाल ही में अभी मैं सोनू सूद से मिली, तो जी, मैंने उनको बताया कि भाई आपका जो जुलाई के बाद इनका इस साल का बर्थडे आ रहा है, हम्म, आप टॉप पे जाने वाले हो। और इस साल आप देखोगे भी सोनू सूद बहुत सुर्खियों में रहेंगे। ओके, ऑल दो सोनू सूद की अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखो, मुलांग 3 भाग्यांक 3, ठीक है। तो ऐसे लोग, जब मुलांग भाग्यांक हमारा सेम होता है, क्योंकि ये ना हमारी डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसके बहुत पावरफुल नंबर्स होते हैं। हमारा मुलांग हमारी डेट ऑफ बर्थ को स्टेबिलिटी देता है, और जो ओके, भाग्यांक है वो हमारा लक फैक्टर एनहेंस करता है। तो उनका ठीक है, मुलांग भी 3 है, भाग्यांक भी 3 है। सो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि विपरीत राजयोग बनता है उनकी डेट ऑफ बर्थ में। यानी कि अच्छा, जब विपरीत स्थितियां आएंगी तो ये राइज कर राइज जाएंगे। कर जाएंगे, हाँ, जैसे सोनू सूद के साथ क्या हुआ था कोविड में, बिल्कुल, उनको बहुत उन्होंने ज्यादा लाइमलाइट देखने को लाइमलाइट मिली। मिली, तो सिमिलरली अब जो उनका ये बर्थडे आएगा, इसके बाद ये लाइमलाइट में वो आएंगे। बट मैंने उनको कुछ उपाय तो बताए हैं कि कहीं नेगेटिव ना हो जाए, कोई कंट्रोवर्सी में ना फंस जाए, क्योंकि उनका 3 नंबर का ही आ रहा है वार्षिक राशिफल उनके ओके, जन्मदिन के बाद। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर दी बेस्ट, क्योंकि सोनू सूद की मूवी आने वाली है, उसका नेम भी मुझे मिला है और आई हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल नेम। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। ओके, लास्ट हम देखते हैं जो दैट इज केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। ये भी 4 प्लेऑफ्स में जा सकते हैं, बट ये जीतने नहीं वाले। यानी कि मैं आपकी इतनी बातें समझ रहा हूँ कि दिल्ली एंड पंजाब के बीच में ही हम फाइनल मैच देख सकते हैं। हाँ, दिल्ली या पंजाब या फिर हैदराबाद। अच्छा, इन 3 में से ही कोई ना कोई एक विनर होगा मोटे-मोटे सेमीफाइनल्स में तौर तो पर। जाएंगे, सेमीफाइनल्स में तो जाएंगे। हाँ, ठीक है, यानी कि ये, और भी वैसे भी ये 3 टीम्स ऐसी होती हैं जिनसे फाइनल की उम्मीद लोग कम लगाते हैं कि ये अच्छा, फाइनल में जाएंगे या विनर होंगे, क्योंकि ज्यादातर जो बात चलती है मुंबई की चलती है, या फिर सीएसके की चलती है, चेन्नई की चलती है, या फिर बात चलती है फिर केकेआर भी कई बार विनर रही है। तो इन लोगों को ज्यादा कंसीडर करते हैं, इन टीम्स को ज्यादा कंसीडर अच्छा, करते हैं। बट पंजाब ओके, बहुत कई बार अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी पीछे रह जाती है। जी, लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस बात आपने बोला है कि दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब एंड हैदराबाद, इनमें से कोई ना कोई हम विनर देख सकते हैं। चलो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी। आप लोग भी नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है आईपीएल कौन जीतने वाला है, और आपके हिसाब से ये प्रेडिक्शन आपकी चॉइस के हिसाब से है या नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती आई है। नो बहुत सारे लोगों की चॉइस में नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे फेवरेट विराट कोहली जो है ये एग्जैक्टली, आरसीबी में है। और मुंबई वाले कहेंगे नहीं मुंबई जिताना हाँ, है, केकेआर चेन्नई की भी वाले बड़ी कहेंगे कि फैन नहीं। फॉलोइंग है। बिल्कुल, बट मैंने कैप्टन की दशा के हिसाब से बताया। बाकी जैसे जैसे मैच आगे जाएगा मैं अपने पेज पे डालती रहूंगी प्रश्न कुंडली के हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने T20 बोला था ना,
तो उस दिन भी मैंने बोला था अगर हमें बैटिंग फर्स्ट मिल जाती है तो हम जीत पाएंगे। ओके। और दोनों बार ऐसा हुआ कि हमें बैटिंग फर्स्ट मिल गई, और जबकि हमने Right. टॉस नहीं जीता, बट टॉस स्टिल नहीं हमें जीता। बैटिंग मिल गई थी। तब और भी इस बात पहली की जीत हमें मिल चर्चा गई। भी हुई थी, मुझे याद है कमेंटेटर्स ने ये बोला था कि ये गलत है, इंडिया को बैटिंग देने से अच्छा था खुद बैटिंग करनी चाहिए थी पहले। राइट। बट ठीक है, हो यही सोई जो राम रची रखा। भाग्य में जो होता है वो तो मिलता ही है, नसीब से ज्यादा। लेकिन आप बार बार दशा का जिक्र कर रहे हैं कि दशा मैंने देखी, दशा के हिसाब से या उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या आप देख रहे हो तो कोई और भी देख पाएगा? जैसे हम लोग चाहें तो हम देख सकते हैं? ये हम डेट ऑफ बर्थ से ही देख सकते हैं। अच्छा। आपने एस्ट्रोलॉजी अलग सुना होगा, न्यूमरोलॉजी अलग सुना होगा। बिल्कुल। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की। Okay. ये एक वार्षिक दशा होती है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकलती है कि भाई हमारा साल कैसा जाएगा। अच्छा। हम बोलते हैं भाई पर्सनल ईयर, आपने बहुत सुना होगा, लोशो ग्रिड के हिसाब से बताते हैं जब बिल्कुल। साल बदलता है तो पर्सनल ईयर होता है। बिल्कुल। बट वो हमारी साइंस है ही नहीं। मैं जिस साइंस की बात Okay. कर रही हूँ वो हमारी वेदों की साइंस है, दैट इज Okay. एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। Okay. यानी कि हम न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपके चार्ट में विपरीत राजयोग है, कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, ये सब हम डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। और फिर उसके हिसाब से एक दशा निकलती है कि आने वाला साल कैसा जाने वाला है। अच्छा। क्योंकि सारे लोग डरे हुए ही हैं कि भाई दुनिया में ही अच्छा नहीं हो रहा तो हमारे साथ अच्छा कैसा होगा। लेकिन जिसका ये वार्षिक राशिफल अच्छा आ रहा होगा उनका राइज होना तय है। ठीक है, तो क्या हम इसे यहाँ पर सीख सकते हैं? हमारे व्यूअर्स को आप सिखा सकते हैं? बिल्कुल हम सिखा सकते हैं, बहुत इजी है निकालना। एंड आई थिंक व्यूअर्स विल लव इट, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने सीखा है पर्सनल ईयर निकालना, वो हमारी साइंस है ही नहीं, वो चाइना की साइंस है। आप चाइना के देखो, साउथ में पहाड़ है, हमारे नॉर्थ में पहाड़ है। हाँ। इसलिए वहां की साइंस जो है ना वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती। हमारा ज्योग्राफी बिल्कुल उल्टा है। राइट। तो इन सब चीजों का अंतर पड़ता होगा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम किसको कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, आपका डेट जिस पे आप बॉर्न हुए हो, मंथ ये सेम रहता है, चेंज नहीं होता। उसके साथ आपको ईयर का नंबर लेना है। जैसे अभी 2026 चल रहा है तो आपको 26 लेना है, पूरा नहीं लेना। प्लस डे नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे फ्राइडे को आया तो आप डे नंबर लोगे 6। तो हर एक डे का ना नंबर होता है, मैं डे नंबर पहले बता देती हूँ। अगर आपका बर्थडे संडे को आया तो डे नंबर 1, मंडे को आया तो 2, ट्यूसडे को आया तो 9, अच्छा, वेडनेसडे को आया तो 5, थर्सडे को आया तो 3, फ्राइडे को आया तो 6, सैटरडे को आया तो 8। ठीक है। तो इस तरह से आपको डे नंबर लेना है। अगर आप हम पेपर पे करके भी दिखा सकते हैं। प्लीज। किसकी डेट ऑफ बर्थ लें? हम किसी की भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हाल फिलहाल में धुरंधर 2 मूवी बहुत अच्छी चली है और अभी भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। रणवीर सिंह को हम ले लेते हैं। रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम लोग और उस पर हम लोग करते हैं। रणवीर सिंह का तो ऑलरेडी राजयोग है डीओबी में। ओके। हाँ, तो अगर कोई भी पर्सन बॉर्न हो और 6, 7, 5 तीनों नंबर्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, हाँ, तो ऐसे लोगों के पैदा होने के बाद फैमिली भी बहुत राइज करती है। इसको हम पारसमणि योग बोलते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में। बट देख लेते हैं उनका वार्षिक राशिफल क्या आ रहा है। 6 जुलाई 1985। इस बहाने हम लोग सीख भी लेंगे निकालना। करेक्ट। तो 6 हमने ले लिया, मैंने बोला बर्थ डेट हम सेम लेंगे। ठीक है। मंथ हमने 7 ही ले लिया। ठीक है। अब उनका जुलाई में अभी बर्थडे आया नहीं है तो हम यहाँ पे ईयर जो लेंगे वो 25 लेंगे। ये ना हमारे बर्थडे टू बर्थडे चेंज होता है। ओके। तो हम 25 ले रहे हैं निकालने के लिए कि भाई उनका क्या राशिफल चल रहा है, कि मूवी रिलीज हो चुकी है। ठीक है। और 6 जुलाई को डे क्या था, एक बार आप चेक करिए। 6 जुलाई का डे मैं देख लेता हूँ। लास्ट 6 जुलाई जी, 6 जुलाई 25 को डे क्या था? 6 जुलाई को संडे था 25 में। ओके, तो डे नंबर फिर हम संडे का होता है तो 1 लेते हैं। तो डे नंबर में हमने 1 ले लिया। अब हम इनको सम अप करते हैं। 6 एज इट इज, 7 एज इट इज, 25 को हम सिंगल पे लाएंगे तो 7 और 1। तो 7 + 7 14, 14 + 6 20 + 1 21। 21 को अगेन हम सिंगल पे लाएंगे तो 3। ओके। तो रणवीर जो है इनका 3 नंबर का आया वार्षिक राशिफल। ओके, जो इस जुलाई 2026 तक चल रहा है। जी ठीक है। उसके बाद इनका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बर्थडे टू बर्थडे होता है। अब इसकी प्रेडिक्शन होती है और बहुत इजी है इसको प्रेडिक्ट करना। हमारे स्टूडेंट्स तो खुद से प्रेडिक्ट करते हैं हमारा आने वाला समय कैसा है। इसमें ना हमें हेल्प मिल जाती है कि अगर आने वाला समय अच्छा है तो हम अपना पैसा लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं। नहीं तो 1 साल फिर शांति से बैठ जाओ, कोई स्किल्स लर्न कर लो, ताकि कि हमारा गोल्डन पीरियड कब है लाइफ का उसके लिए प्रिपरेशन कर लो। जैसे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब अच्छा समय हो तो दौड़ना शुरू करो और जब बुरा समय आए तो झुक के बैठ जाओ। बस, तो हमारा अच्छा समय कब है, हम अपने आने वाले सालों का भी निकाल सकते हैं कि कौन सा साल अच्छा है तो मैं उस साल में अपना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाऊं। जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि साल अच्छा नहीं जा रहा है, इस राशि के लिए ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। आपको अपने लिए पर्सनलाइज और कस्टमाइज अपना वार्षिक राशिफल निकाल लेना है। राइट। ठीक है। सो अब इसके प्रेडिक्शन समझ लेते हैं थोड़ी सी। जैसे रणवीर सिंह का 3 आया, किसी पर्सन का 3 आता है। जैसे मैं सोनू सूद का आपको बता रही थी कि 3 नंबर का वार्षिक राशिफल है। अगर वो नंबर डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नहीं है
तो आपका वो साल अच्छा जाएगा, यानी कि एक ही बार आना चाहिए आपका वार्षिक राशिफल का नंबर। ठीक है, ठीक है, अगर वो मल्टीपल हो रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है। अब जैसे रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ में देखो कहीं पे भी 3 नहीं है, ठीक है, और भाग्यांक 9 है, 9 के साथ वैसे भी फ्रेंडली है 3। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज हम ये देख सकते हैं आपके भाग्यांक के साथ फ्रेंडली हो। दूसरा हमें ये देखना होता है, अगर हम सिंपल ले ऑफ मैन की तरह बात करें, लेमैन टर्म्स में देखें, तो अगर वो नंबर प्रेजेंट नहीं है तो अच्छा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब भी कोई चीज मल्टीपल हो जाती है तो वो उस नंबर को कमजोर कर देता है। यानी कि सिंपल मैं ये समझाऊंगा, अगर मैं समझ गया हूं तो मुझे लगता है व्यूअर्स भी समझ गए होंगे कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट क्या है, मंथ क्या है, उसके बाद जो ईयर आपका चल रहा है वो आपको लिखना है, और आप जिस दिन हुआ वो ईयर था आपको वो डे लिखकर कैलकुलेट करना है। जो आपका नंबर आ रहा है अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है एक बार तो दैट्स गुड, अगर एक से ज्यादा बार है तो आपके लिए फिर खराब समय। राइट, यानी कि उस साल आपको कुछ बड़ा नहीं करना, कुछ नया नहीं करना, बिल्कुल, जितना संभल कर चल सकते हो उतना चल सकते हो। ये तो बहुत इजी है, जी मुझे लगता है हम सब लोग कर ले रहे होंगे, बहुत हमारे व्यूअर्स ने भी किया इसी होगा। हिसाब से हमको उपाय करना होता है। जैसे हम बहुत सारी रील्स देखते हैं, अच्छा पैसे के लिए ये कर लो, अच्छा घर नहीं बन रहा तो ये कर लो, लेकिन जो आपका वार्षिक राशिफल है आप इसका उपाय करके देखो ना, आपको रिजल्ट्स मिले तो आप इसी वीडियो पे आके कमेंट कर देना। इसके उपाय कैसे होंगे, क्योंकि अगर किसी ने देखा कि जैसे ये 3 नंबर आया और उनकी डेट ऑफ बर्थ में मान लो 2 बार ये 3 नंबर है तो उन्हें उपाय करना है। जी, सभी को करना है। अच्छा। आपका डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है या नहीं है, आपको उपाय तो करना ही है। ओके। अगर वो था ऑलरेडी तब तो वो नंबर आके कमजोर हो गया, जैसे मैं बोल रही हूँ कि नहीं है अगर वो नंबर, तो सबसे बेस्ट वही स्थिति होती है। ओके। और अगर वो नंबर है तो फिर आपने उसके लिए ज्यादा उपाय करना है, नहीं है तो आपको कम उपाय करना है, लेकिन करना सभी को है क्योंकि वो नंबर एक्टिवेटेड है इस टाइम। और ये रेमेडी किस तरह की होगी? मैं अभी रेमेडीज भी बता रही हूँ, मैं प्रेडिक्शन भी बता रही हूँ। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मेरा ये राशिफल जो है ये 5 नंबर का चल रहा है और 5 नंबर 2 बार है ऑलरेडी मेरी डेट ऑफ बर्थ में, तो अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो मेरे लिए अच्छा समय नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसके उपाय करके इसको बिल्कुल स्टेबल किया हुआ है। और आपको बताऊं कि अभी तक ये जो 2026 मेरा जा रहा है, ये मेरे पिछले सालों के अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो ये सबसे बेस्ट जा रहा है। अच्छा जी, सो उपाय से हम हर चीज ठीक कर सकते हैं। मैं इसलिए ऑडियंस को बता रही हूँ कि समस्या है तो समाधान है, और हम अपनी हर समस्या का खुद से समाधान है। अगर हम किसी से कंसल्टेशन लेने भी जाते हैं, ठीक है, हमें लॉजिक नहीं पता हमें क्यों करना है, तो बहुत बार हम कर लेते हैं, बहुत बार हम नहीं कर पाते, लेकिन मैं जो बता रही हूँ आपको पता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, तो आप कर भी पाओगे। तो जैसे किसी का 1 नंबर आया, 1 नंबर से बिगिन करते हैं, किसी का 1 नंबर आया तो 1 नंबर का मतलब होता है न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, एक्सपेंशन, लेकिन इसमें ईगो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ये 1 नंबर का साल, जैसे हम बोल रहे हैं सूर्य का है, लोगों की कितनी ईगो है इस टाइम, हर कोई अपने आप को नंबर 1 पे लाने की कोशिश कर रहा है, तभी ट्रम्प भी ऐसा कर रहे हैं। सो 1 नंबर अगर आपका आएगा तो आपकी कोई न्यू बिगनिंग होगी, प्रेजेंट बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो अगर पॉजिटिव आया तो, ठीक है। और 1 नंबर वाले जरूर इस चीज को कर ले, क्योंकि 1 नंबर का जो ग्रेन है वो है गेहूं, यानी कि आटे का दान आपको करना है। आपके वेट का 1/10 आटा, कहीं पे भी लंगर बनता हो गुरुद्वारे में आप दान कर दो, नहीं तो गौशाला में गाय को खिला दो, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। और गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है, ओम भूर्भुवः स्वः, डेली मॉर्निंग में उठते 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लो, साल अच्छा जाएगा। 2 नंबर अगर किसी का है, 2 नंबर का मतलब यही होता है कि टाइम फॉर पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, रोमांस होने का टाइम होता है। तो किसी का 2 नंबर आया तो इस साल उनकी शादी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ प्लान करते हैं चाइल्ड बर्थ कर सकते हैं, कोई न्यू बिगनिंग करनी है तो पार्टनरशिप में कर लो। इतना आपको बस इतना सही ध्यान रखना है। और लेकिन डिप्रेशन बढ़ता है इसमें, एंजाइटी बढ़ती है, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इनको क्या कर लेना है, आप संडे नाइट को एक गुलाब जल लीजिए और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दीजिए, ठीक है, और अपने घर के फ्रीजर में इसको जमने के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे मंडे को महादेव पे, शिवलिंग पे इस कटोरी से आपने बर्फ को निकालना है और चढ़ा के आ जाना है। इससे आपके रिश्तों में भी मधुरता आएगी और जो आपकी डिसीजन प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। ये उपाय वैसे कोई भी कर सकता है, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि जब महादेव के ऊपर हम गुलाब जल चढ़ाते हैं ना, तो क्योंकि महादेव ने विष का पान किया था तो वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी, मतलब जब हम गुलाब जल चढ़ाते हैं उनके ऊपर तो उनको शीतलता मिलती है, तो ये कोई भी कर सकता है फॉर रिलेशनशिप। 3 नंबर अगर किसी का आया तो टाइम फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर, और ये लक भी हमारा एनहांस करता है। जैसे अभी रणवीर सिंह का 3 नंबर का आया है तो आप देखो कितना लक उनका साथ दे रहा है। फर्स्ट मूवी जो फर्स्ट वीक में ही 1000 करोड़ से ऊपर चली गई, बिल्कुल। तो जब अच्छा समय आता है ना तो नेचुरली हमें चीजें अच्छी मिल जाती हैं। सो आपको इसमें किसी भी मंदिर में कोशिश करिए, हर गुरुवार आप जाइए और चने की दाल का दान कर दीजिए। साथ ही साथ आपको गुरु का बीज मंत्र का चयन करना है, ओम गुरुवे नमः। ठीक है, ये 3 नंबर वालों के लिए जी। 4 नंबर जिनका वार्षिक राशिफल आया है, इसको हम अंतरदशा बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ से अंतरदशा। अच्छा। सो राहु का तो मतलब ये है टाइम फॉर हेल्थ इश्यूज, आपको अपने हेल्थ इश्यूज का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन साथ ही साथ आपकी ग्रोथ जो है अनसडन आपको मिलेगी। सो 4 नंबर में ग्रोथ अल्टीमेट लेवल पे होती ही होती है।
लेकिन लिटिगेशन का भी इशू रहता है, तो आपने पूजा करनी है सरस्वती माता की, क्योंकि वो राहु की डीटी है, राहु को कंट्रोल कर सकती हैं। ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करिए। जैसे मैं खुद भाग्यांक 4 हूँ, तो मैंने बिगनिंग में ही आप लोगों को सरस्वती माता की वंदना से बिगिन किया था। सो सरस्वती माता जी की पूजा करिए, और साथ ही साथ क्योंकि राहु एडिक्शन का प्लेनेट है, तो एडिक्शन की चीजों का दान करिए। चाय पत्ती, कॉफी, किसी भी स्वीपर को दान कर दीजिए, साल अच्छा जाएगा। गुड। 5 नंबर का मतलब ही यही है, टाइम फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हो, आपको अपनी स्किल एनहेंस करनी है, अपना प्रचार करना है, ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेकर जाइए। अगर आपका 5 नंबर का साल आया था, पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर 5 बहुत मल्टीपल हो रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फ्रॉड देते हैं। नर्व से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, पेट से रिलेटेड संबंधित समस्या दे सकते हैं। तो मर्क्यूरी को कंट्रोल कर सकते हैं गणेश जी। तो ओम गंगणपते नमः का जाप करिए, और ग्रीन मूंग दाल आपने बर्ड्स को खिला देनी है एवरीडे काम पे जाने से पहले। ठीक है। 6 नंबर जिनका आया था, अगेन लग्जरी रिलेशनशिप का टाइम होता है, धन भाव एक्टिवेट होता है हमारा जब भी वीनस का वार्षिक राशिफल आता है। और सिर्फ धन भाव ही एक्टिवेट नहीं होता, ये हर तरह की लग्जरी, रेनोवेशन ऑफ हाउस भी कर सकते हो, घर खरीद सकते हो। अच्छा रहेगा 6 नंबर आपके लिए, आपको माँ लक्ष्मी के सौम्य रूप की पूजा करनी है, यानी कि माँ लक्ष्मी का सबसे सौम्य रूप जो है वो विष्णु जी के साथ है उनका, क्योंकि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता हमेशा सौम्य रहती है। तो ओम विष्णु लक्ष्मी नमः आपको इस मंत्र का जाप करना है। और दूध से बनी कोई मीठी मिठाई या गन्ने का रस, क्योंकि अब तो गर्मी भी है, आप जितने लोगों में बांटेंगे शुक्रवार को, अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। केतु का नंबर है, तो ऐसे लोग इस पीरियड में बोला जाता है आपको कोई न्यू बिगनिंग नहीं करनी। क्योंकि जब भी 7 एक्टिवेट होता है, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए होता है। अपने पे वर्क करिए उस साल, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करिए। तो कोशिश करिए कि रात को सोने से पहले आप ओम मंत्र का जाप करके सोइए, क्योंकि जब भी 7 एक्टिव होता है ना, आपका लक आपका साथ देता है, बस बेशर्त है आपको स्पिरिचुअल होना है। आपको खुद से, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है, आपको खुद से इंसाइट आएगी कि यस मुझे ये करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो टाइम फॉर सेल्फ एनालिसिस 7 की पंचलाइन यही है। ठीक है। सो आपको खुद पे वर्क करना है, अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट पे वर्क करना है। किसी अपनी रिलीजियस टेंपल आप जा सकते हो, अपनी कुल देवी की पूजा करिए, आपकी फैमिली डीटी है कोई, उनकी पूजा करिए। और ओम मंत्र का जाप आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, और डॉग्स को सबसे ज्यादा आपको फीड करना है, बिकॉज डॉग इज इक्वल टू गॉड। ओके। 8 नंबर टाइम फॉर एक्शन, एक्शन ईयर होता है, लेकिन डिलेज भी बढ़ते हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ती है, लेकिन आप बैठ भी नहीं पाओगे, क्योंकि 8 नंबर आपको काफी एक्टिव देगा। आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो अब इस साल कुछ करना ही करना है। बट अगर 8 मल्टीपल हो रहा है आपके चार्ट में, तो मेरी सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज अपने पैसे खराब मत करिएगा। 8 नंबर के साल में आपको स्किल्स लर्न कर लीजिएगा। सो फॉर 8 नंबर आपको अगेन सरसों का तेल शुक्रवार को आप खरीदिए, शनिवार को आप किसी को दान कर दीजिए। जितना उनके घर में सरसों के तेल से खाना बनेगा, उतना आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। और शनि देव को कंट्रोल डेफिनेटली महादेव भी कर सकते हैं, तो ओम नमः शिवाय या नीलकंठ वाला जो मंत्र है महादेव का, आप वो चांट करिए। 9 नंबर जिनका भी आया था, क्योंकि मंगल देव एक्टिविटी के कारक हैं, तो काफी ज्यादा एक्टिव फील होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड गेन्स हो सकते हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो। 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो जो काम आपके इनकम्प्लीट थे, कोई पैसा लग रहा था नहीं आएगा, वो आ सकता है आपको, आपके कर्जे खत्म हो सकते हैं। तो अगेन 9 इज अ गुड नंबर, एक्टिविटी का नंबर है। बस एक्सीडेंट्स का, सर्जरीज का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा मल्टीपल ना हो रहा हो चार्ट में, ध्यान रखिएगा। तो हनुमान देव, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी को पान का भोग लगा दीजिए एवरी ट्यूसडे, और साथ ही साथ मसूर की दाल ये आपने किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में दान कर देनी। ठीक है। तो ये टोटल 9 नंबर के आपने रेमेडीज भी दे दी हैं, और कैसे आपको समझना है कि प्रोडिक्शन आपका क्या है वो, यानी कि आपने बहुत घर बैठे लोगों को सिखा दिया कि अपने आपके एस्ट्रोलॉजर आप कैसे बन सकते हो। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कुकिंग आनी चाहिए, बेसिक कुकिंग तो आनी चाहिए, कि कल को अगर माँ भी नहीं है घर में, बीवी भी नहीं है, तो कुछ तो अपना बना के खा ले। चाय बनाना तो आनी चाहिए कि कम से कम ब्रेड खा पाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी साइंस है जो हर एक को आनी चाहिए, क्योंकि ये इजी भी है। आपको कुंडली नहीं देखनी, क्योंकि कुंडली एस्ट्रोलॉजी में लोग थोड़ा डरते हैं कि कैसे समझेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ की ही कुंडली बनती है, और बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा ये साल कैसा जाने वाला है, ताकि आप डरो ना इतनी सारी ये सुन के प्रेडिक्शंस की साल पूरी दुनिया के साथ क्या हो रहा है, तो मेरे साथ क्या होगा। अच्छा, ये होता है कि दुनिया के लिए खराब हो बट मेरे लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि मेरा टाइम अच्छा है। बिल्कुल, आपदा में अवसर मिल सकता है उसको, अगर आपका ठीक होगा, आपका समय अच्छा होगा, तो आपदा में अवसर मिलने ही वाला है। यानी कि डरने की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोग प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपका नंबर क्या आया है, और आपका जो नंबर आया आपको समझ में आ गया कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है और आपकी रेमेडी क्या है। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूँ। अक्षय तृतीया आ रही है, और लोग चाहते हैं कि अक्षय तृतीया, क्योंकि 2 ही बार आती है साल में, अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी। अक्षय तृतीया पर लोग सोना चांदी खरीदते हैं और भी कई तरीके के उपाय करते हैं। आपके हिसाब से अक्षय तृतीया का बेस्ट उपाय क्या है, और लोगों को कैसे फायदा मिल सकता है इस दिन का?
जैसे मैं आपको बोल ही रही थी कि अप्रैल के मिड के बाद गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो अक्षय तृतीया पर गोल्ड के प्राइसेस डेफिनेटली हाई होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर कोई वॉर और ज़्यादा ना बढ़ जाए, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमारे भी कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या हमारे भी पड़ोसियों के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो अक्षय तृतीया पे गोल्ड के रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोना चांदी तो हम खरीद नहीं सकते, तो इस दिन आप चावल खरीद कर लाइए। मैं एक मनी बाउल बता देती हूँ जो सब लोग बना सकते हैं। ओके, इससे फायदा क्या होगा? टू अट्रैक्ट वेल्थ एंड मनी? यस, टू अट्रैक्ट वेल्थ। कुछ हमारे स्पेसिफिक डेज होते हैं, जैसे धनतेरस जितनी इंपॉर्टेंट होती है अक्षय तृतीया, क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी की पहली झलक दिखी थी जब समुद्र मंथन हुआ था। इस दिन कुबेर जी को वेल्थ ऑफ ट्रेजरर ऑफ वेल्थ घोषित किया था महादेव ने खुद से। अच्छा। तो कुबेर जी को उनका धन का खजाना मिला था, क्योंकि कुबेर जी जो है इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। आपको शायद स्टोरी पता होगी, बट मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। हाँ डेफिनेटली। कुबेर जी जो है, इनको रावण की वजह से जो सोने की लंका है जिसका ये रखते थे कि इनको मिलनी चाहिए, वो इनको नहीं मिली थी। रावण ने इनको धोखे से वो हथिया ली थी। तो कुबेर जी को जो वेल्थ है उसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, महादेव की बहुत आराधना करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से जो अक्षय तृतीया वाले दिन ही महादेव ने कुबेर जी को ट्रेजर ऑफ वेल्थ घोषित किया था। तो हमारे घर भी हमेशा भंडारे भरे रहे, खजाने भरे रहे। तो इस दिन आपने अपना खुद का मनी बाउल बना लेना है। हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको, आप चाहोगे तो आपको फीडबैक्स भेजूंगी। मनी जार बनाकर अपनी बहुत सारी मनी विशेस पूरी करी है। मतलब वो खुद बताती है कि मैम हमने एक बिजनेस से भी हमारा पैसा आना स्टार्ट हो गया और ऑकल्ट से तो हम कमा ही रहे हैं। कितने सारे लोगों के पैसे जो नहीं आ रहे थे वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी कैसी, क्यों ना कर लिया जाए। बिल्कुल। और करके देखना और मुझे बताना जरूर आप इस वीडियो पे कि आपको कितना मनी अट्रैक्ट हुआ है। सो आपने एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है। मैं नहीं कहूँगी कि सोने चांदी का बर्तन लीजिए, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, क्योंकि माँ जो धरती माता है वो भी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देती है। मिट्टी के बर्तन में आपने सबसे पहले घर के जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनकी फोटो डाल दीजिए और उनके पीछे आपने बना लेना है अष्टलक्ष्मी सिंबल। मैं आपको दे दूंगी, आप शेयर कर दीजिएगा ऑडियंस को। अष्टलक्ष्मी सिंबल बनाने के बाद आपने सबसे पहले फोटो को रखना है, क्योंकि हम इसमें घर का धन और धान्य दोनों यूज करने वाले हैं। और साथ में आपने उसके ऊपर रख देना है एक पायराइट का क्लस्टर, क्योंकि पायराइट भी वेल्थ अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ 3 हल्दी की गांठ, थोड़ा सा देसी कपूर और 1 चम्मच पीली सरसों, ये आपने डाल देना है। और कुबेर जी का मंत्र करना है, ओम कुबेराय यक्षाय धन धान्य कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, ये कितनी बार करना है? 108 बार ओके। आपने इस मंत्र को करना है। और साथ में आपने पानी का ग्लास रख देना है ताकि वो वाटर भी चार्ज हो जाए। उसके बाद आपने अपने पूरे घर में छींटे मार देनी है उस पानी की, और उस जार को आपने एक डब्बी में डाल के या फिर किसी ग्लास जार में डाल के अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। डेली कोशिश करिए कि आप इस मंत्र को 11 दिन तक या 21 दिन तक, क्योंकि कोई भी रिचुअल जब हम 11, 21, 40 दिन करते हैं ना तो वो सिद्ध हो जाता है। तो उससे अक्षय तृतीया से शुरू करके 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन आप इसको डेली कर लीजिए कि भाई आपके घर में कुबेर जी जो है वो खजाना लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ओम कुबेराय यक्षाय धन धान्य कुरु कुरु स्वाहा, क्योंकि हम यक्ष जो कुबेर जी के वो हैं उनकी हम आराधना कर रहे हैं। तो इससे आप वेल्थ को और मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अक्षय तृतीया बेस्ट टाइम होगा कि आप इस दिन इस चीज को करें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे अक्षय तृतीया को लेकर है कि अक्षय तृतीया पे बहुत सारे लोग दान भी करते हैं। कोई पानी का दान करता है, कोई भंडारा कराता है। लोग, मैंने कुछ जगहों पर ऐसा सुना है कि भाई पानी का दान सबको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी का चंद्रमा हो सकता है सपोर्ट ना करता हो दान करने के लिए। क्या ये बात सच है, या फिर पानी पिलाना एक अच्छा काम है, सबको करना चाहिए? जी, पानी पिलाना अच्छा काम है, लेकिन जिनका चंद्रमा वीक होता है, कहते हैं अगर वो पानी कोई आप पिला रहे हो किसी ने फेंक दिया तो आप ही को प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा। ठीक है, तो अगर किसी का चंद्रमा वीक है और उसको पानी का दान करना है तो बस इस चीज का ध्यान में रखें कि अपनी माता से एक चांदी का सिक्का लेकर दान करें। मतलब अपनी पॉकेट में माता का चांदी का सिक्का ले लें, या फिर एक चांदी के सिक्के के साथ अपनी फोटो रख के नॉर्थ वेस्ट में फिर आप दान करिए। जिनका भी चंद्रमा उस साल के लिए वीक हो रहा हो या वैसे भी कुंडली में वीक हो। क्योंकि जब चंद्रमा वीक होता है तो ये दिमाग तो खराब रखता है। जैसे आप ट्रम्प को देखो, कुंडली में चंद्र ग्रहण है, तो जब से चंद्र ग्रहण लगा है उसके बाद से ट्रम्प का उल्टा टाइम स्टार्ट हो गया है। अभी तो ट्रम्प का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मतलब वैसे ट्रम्प नहीं हटने वाले, लेकिन ट्रम्प की जनता जो है वो उनके अगेंस्ट आ जाएगी, अपोज करेगी कि प्लीज बंद करो इन सब चीजों को, आपकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ट्रम्प का समय अच्छा नहीं है, आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं आने वाले टाइम ट्रम्प का समय अच्छा नहीं है। सो ट्रम्प का जैसे नक्षत्र भी अगर हम देखें तो माघा नक्षत्र है। माघा नक्षत्र में कोई भी पर्सन बॉर्न होता है तो कहते हैं इट्स
कि कोई राजगद्दी पे बैठा हुआ पर्सन, माघा नक्षत्र का सिंबल भी यही होता है। अच्छा। तो आप ट्रम्प को देखो कि जितनी भी उसकी फोटोज आती हैं उसमें वो ऐसा ही डिपिक्ट करते हैं कि जैसे वो किसी राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। सो ऐसा ही नक्षत्र अक्षय कुमार का, ऐसा ही नक्षत्र शाहरुख खान का है। अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज जिसमें सिंग इज किंग, ऐसी मूवीज से वो कितने वायरल हुए हैं। बिल्कुल। और आप शाहरुख खान को देखिए, बादशाह और किंग खान, उनको तो वैसे भी बुलाया जाता है। सो वहां पर उन्होंने अपनी नक्षत्र की भी ब्लेसिंग लेकर रखी हुई है। तो शायद इस वजह से ट्रम्प अभी तक बचे हुए हैं, नहीं तो अदरवाइज ट्रम्प दोबारा पॉलिटिक्स में आ जाए, कि उनसे ज्यादा बेटर जो हैं बाकी के लोग डिजर्व करते। जैसे ओबामा के समय में कितना अच्छा किया था यूएसए ने, तो ऐसे कोई डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए था, क्योंकि यूएसए जो सुपर पावर है उसको नीचे लाने में और नाटो से बहुत जल्दी उसका हाथ हट जाए, इसके लिए ट्रम्प ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, ये नक्षत्रों के हिसाब से आप बता रहे हैं कि नक्षत्र जो ट्रम्प का है वो कैसा रहेगा। अच्छा, ये सारी चीजें सीखी भी जा सकती हैं क्या? क्योंकि आपने बीच में कहा कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं या मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी सीखना कितना मुश्किल होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ बेसिकली। एस्ट्रोलॉजी स्टिल टफ है सीखना, पर मैं जिसकी बात करी थी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, ये बहुत इजी साइंस है, लेकिन इसको सीखने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने 20-25 दिन में कुछ सीखा, उससे तो आप किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता पाओगे कि अच्छा 1 नंबर हो तो ऐसे हो, 10 नंबर हो तो ऐसे हो। लेकिन मैं जिसकी साइंस की बात करूँ 3 to 4 मंथ्स लगते हैं उसको सीखने में। अच्छा। क्योंकि इससे अब आप किसी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, 4 दशाएं सिर्फ डीओबी से निकाल सकते हो। अच्छा। आपको कुंडली में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों के पास अपना राइट टाइम भी नहीं होता। आप जैसे देखो, भारत का जब आजादी हुई तो हमारी टॉरस लग्न की कुंडली है, और पाकिस्तान की एक दिन पहले ही हमसे आजादी हुई है, उनकी मेष लगन की कुंडली है, और हमारे नक्षत्र भी अलग अलग है। तो एक दिन में नक्षत्र बदल जाता है, एक दिन में लग्न बदल जाता है, 2 घंटे में लग्न बदल जाता है। लोगों के पास तो अपनी करेक्ट डिटेल्स भी नहीं होती। तो ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकते हैं। जैसे अभी मैं नक्षत्र की बात कर रही थी, तो आप अपने नक्षत्र को फॉलो अगर करते हो तो आपको लाइफ में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, और ये कैसे कर सकते हैं? आप जिस डेट पे बॉर्न हो उस डेट के नक्षत्र के हिसाब से आप कोई पिक्चर रख सकते हो। जैसे आप मेरी वीडियोस में भी बहुत बार देखोगे कि मेरे पास ना एक एलिफेंट का स्टैचू पड़ा रहता है। अच्छा। अब लोगों को लगता है कि एलिफेंट तो रखते ही हैं एस्ट्रोलॉजर्स, बट हाँ, बट मैं जिस नक्षत्र में बॉर्न हूँ, मैं ज्येष्ठा नक्षत्र में बॉर्न हूँ, और उसका जो एनिमल सिंबल होता है वो एलिफेंट होता है। तो आप अपने एनिमल का पिक्चर अपने साथ रखिए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको इसको हम डीएनए एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बोलते हैं। और मैं रिटर्न लिख कर दे सकती हूँ कि इस दुनिया में, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, इस दुनिया में अगर कोई डीएनए एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सिखा दे तो मैं मान जाऊंगी उस पर्सन को, क्योंकि इसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए, और ये किसी को आता भी है तो कोई पढ़ाता नहीं है। पढ़ाता क्यों नहीं? क्योंकि ये एक बहुत हिडन साइंस है, ये सीक्रेटिव साइंस है, ये रिसर्च की साइंस है। तो लोग चाहते हैं कि आप हमसे आके कंसल्टेशन लो ना, क्योंकि डीएनए एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी से आप कंसल्टेशन देने की किसी से 21,000 चार्ज कर सकते हो। बिल्कुल। तो व्हाई विल एनीबॉडी टीच? अब प्रोनोलॉजी एक साइंस है जिससे हम नेम से राजयोग क्रिएट करते हैं। ठीक है। मतलब अभी सोनू सूद से जब मैं आपको बता रही हूँ, उनका और मेरी हाल ही में हम दोनों मिले थे, तो वो बहुत हैरान हुए सुन के कि अच्छा, नेम से भी राजयोग क्रिएट हो सकता है। आपने कभी प्रोनोलॉजी के बारे में मैंने भी नहीं सुना है कभी। ये एमबीए वर्जन है न्यूमरोलॉजी का। मतलब जिससे नेम में राजयोग क्रिएट करते हैं, नेम में साउंड्स को बैलेंस करा जाता है। अब लोग तो लेमैन की तरह डबल एम कर दिया, नेम में डबल ए कर दिया। नहीं, प्रोनोलॉजी बताती है भाई कार्मिक अल्फाबेट्स को नेम में मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये साइंसेस आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। आप ये कोर्सेज कराते हैं? बिल्कुल, हमारा प्लेटफॉर्म है साईराम क्रिएशंस, और हम एक डेली हमारी मास्टर क्लास होती रहती है। बहुत जल्द हम एक मास्टर क्लास अरेंज करने वाले हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के लिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिएगा, कोई भी इसको सीखना चाहे। बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। बिल्कुल, जो हमारी मास्टर क्लासेस हैं इसके कोई चार्जेस नहीं होते। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं? एनीबॉडी कैन लर्न। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, आप फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेक करके क्लिक कर लीजिएगा, और फिर वहां से आपकी टीम उन्हें कांटेक्ट करके ज्वाइन कराएगी। हाँ, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे हमारे जूम लिंक्स आते रहते हैं। दैट्स गुड। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज वो जरूर फाइंड आउट करें, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप आए। और कहते हैं अंत भला तो सब भला, आखिर में अगर वैल्यू एडिशन हो जाए तो वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, प्रेडिक्शंस हमने शुरू किया, आपने बहुत सारी रेमेडीज बताई, और सबको आपने आज बहुत अच्छी चीज सिखाई है। मैं घर जाकर ट्राई जरूर करूंगा। मैं कैलकुलेट कर रहा था, बट मुझे डे नहीं पता था, इसलिए वो मेरी अधूरी कैलकुलेशन है। मैं घर जाकर जरूर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा इस पॉडकास्ट के बाद। सो वंस अगेन थैंक यू, आप आए और आपने बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं हमें। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मिलने वाले। जी जी, थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय हो, जय हो।